हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अदर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम जैसा कि टॉपिक में पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति, और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों में आज जो हम चर्चा करेंगे वो रहेगा हीरालाल शास्त्री। दोस्तों, हीरालाल शास्त्री के बारे में आपको जानना है तो हीरालाल शास्त्री का सबसे पहले बात हमें ये जाननी है कि हीरालाल शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ। तो हीरालाल शास्त्री का संबंध जाबनेर जयपुर से है। पूछ लिया जाता है कि हीरालाल शास्त्री का संबंध कहाँ से है, जाबनेर जयपुर से। इनके पिताश्री का नाम नारायण जोशी, माता का नाम ममता जोशी, इनकी पत्नी का नाम रतन है शास्त्री, और पद्मश्री और पद्म विभूषण पाने वाली राजस्थान की एकमात्र महिला कौन है, रतन शास्त्री है। साथ ही साथ अपन बात करते हैं जयपुर राज्य में सरकारी नौकरी से इन्होंने त्याग पत्र दिया। ऐसा क्यों किया, किसके कहने पर किया, तो अर्जुन लाल सेठी। अच्छा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों इस हीरालाल शास्त्री से कि हीरालाल शास्त्री अपने राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन में अगर जुड़े हैं तो उसके पीछे कारण क्या था। उनके पीछे कारण है अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी के कहने पर 1927 से स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गए। अच्छा क्वेश्चन बनने वाला दोस्तों कि स्वतंत्रता आंदोलन में हीरालाल शास्त्री किसके कहने पर या किसकी प्रेरणा से ये किसान इस स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ते हैं, तो आपका उत्तर होगा अर्जुन लाल सेठी। दोस्तों, आगे अगर बात करें तो 1936 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल की इन्होंने पुनः स्थापना की है। तो आपको याद, जयपुर प्रजामंडल की मैं थोड़ी सी बात रिवाइज कर देता हूं, याद भी रखना पड़ेगा आपको जयपुर प्रजामंडल। दोस्तों, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी को कर्पूर चंद पाटनी के द्वारा की गई थी। कर्पूर चंद पाटनी। अब कर्पूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में की थी। अब हमें बात यह भी याद रखनी है कि जयपुर प्रजामंडल के कौन कौन अध्यक्ष रहे हैं। तो दोस्तों, एक लाइन याद रखना है, कर्पूर चीजी है, कर्पूर चीजी है, जानकी सु। इसका मतलब आपको याद हो गया कि पहली बार इसका अध्यक्ष रहा कर्पूर चंद पाटनी, चिरंजी लाल, जमुना लाल, हीरालाल शास्त्री और जानकी देवी बजाज। यानी 31 में तो रहा है कर्पूर चंद पाटनी, चिरंजी लाल रहे 1936 में, जमुना लाल बजाज 1938 में, हीरालाल शास्त्री 1940 में। अब जानकी सू की बात करोगे तो 1944। भाई जानकी सू है ना, तो दो बार प्रेम होएगा ना, 4 वर्ष लिख देना 1944। तो याद रखिए कि जयपुर प्रजामंडल के जो अध्यक्ष रहे हैं सबसे पहले रहे 1931 को कर्पूर चंद पाटनी, 1936 को रहे चिरंजी लाल, जमुना लाल बजाज 38 को, हीरालाल शास्त्री 40 को और जानकी देवी बजाज 1944 को। याद रखिएगा, जानकी देवी बजाज इस जयपुर किसान आंदोलन के अंतर्गत गिरफ्तार भी हुई थी। तो कर्पूर चंद पाटनी हो गया, चिरंजी लाल हो गया, जमुना लाल बजाज हो गया, हीरालाल शास्त्री हो गया, जानकी देवी बजाज। तो जानकी देवी बजाज 1944 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षा रही है प्रथम, याद रखना है आपको। जबकि जयपुर प्रजामंडल का जो पुनर्गठन किया गया था 1937 और 1938 के अंतर्गत किया गया है। अपनी एनसीईआरटी की कक्षा 7 की बुक जो है उसमें 1937 और कक्षा 9 की बुक जो है उसमें जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन है 1938 को बताया गया। तो 1938 को जमुना लाल बजाज इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। तो दोस्तों, ये 1938 ध्यान रखना है, 1938 में जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन होता है। इसमें हीरालाल शास्त्री भी हैं, जमुना लाल बजाज भी हैं। तो जमुना लाल बजाज को क्या बनाया गया था, अध्यक्ष। और 9 मई 1938 को नथमल के कटले के अंदर, नथमल का कटला एक जगह का नाम है जहां से जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन भी हुआ था। और जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत 4 व्यक्ति भी गिरफ्तार हुए हैं। याद रखना दोस्तों, यही 4 व्यक्ति हैं, कर्पूर चंद पाटनी, चिरंजी लाल, जमुना लाल और हीरालाल शास्त्री। 2 व्यक्ति और बच जाते हैं, एक तो हरिश्चंद्र बच जाता है और एक SD हंस बच जाता है, SD हंस राय या हंस राय, याद रखिएगा। तो जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत 6 व्यक्ति गिरफ्तार हैं। 6 में तो 4 तो यही आ जाते हैं, कर्पूर चंद पाटनी, चिरंजी लाल, जमुना लाल, हीरालाल शास्त्री। 2 व्यक्ति और याद रखने, हरिश्चंद्र और SD हंस राय। ठीक है। इसके बाद जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता हुआ था दोस्तों। जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता सितंबर 1942 को होता है। जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता किन किन के बीच होता है, तो हीरालाल शास्त्री,
और जयपुर के प्रधानमंत्री उस समय सर मिर्जा इस्माइल यानी हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल के मध्य होता है। इस जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौते में क्या था? जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौते में शर्त थी कि जयपुर के अंदर उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। बाहर से अगर कोई भी अंग्रेजों के विरुद्ध में कोई लड़ता यहाँ पे राजस्थान के अंदर शरण आ जाता है तो उसको गिरफ्तार करके आप अंग्रेजों को सुपुर्द नहीं करोगे। साथ ही साथ जनता के जो अधिकार हैं, जनता के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। जनता को स्वतंत्र पूर्वक यानी शांतिपूर्वक आंदोलन करने का मौका दिया जाएगा, उनका विरोध नहीं किया जाएगा। प्रजामंडल का सीधा विरोध राजा से नहीं होगा। ऐसी कुछ बातें थी। इसके बाद देखो 1947 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का इसको महामंत्री भी बनाया गया था। तो दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखना है कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई कब थी? दोस्तों याद रखना है कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 को कोलकाता में की गई है। कहां की गई थी? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 ईस्वी को कोलकाता में की गई है और कोलकाता में इसकी स्थापना राव रामचंद्र करते हैं। कौन करते हैं? राव रामचंद्र के द्वारा। और इसका जो मुख्यालय बनाया गया था, वो बनाया गया था मुंबई। तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 को कोलकाता से राव रामचंद्र के द्वारा और इसका मुख्यालय ट्रांसफर किया गया था उस समय मुंबई। इसका प्रधान मुख्यालय मुंबई था। उसी अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 1947 में जब अधिवेशन हो रहा था तो उसे का महामंत्री कौन बनाया गया था? तो 1947 में हीरालाल शास्त्री को क्या बनाया गया था? महामंत्री बनाया गया। 1948 में जयपुर राज्य अखिल भारतीय कांग्रेस जो थी, जयपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की गई है। उसी के अंतर्गत इनको 1948 में इसकी स्थापना कौन करता है? हीरालाल शास्त्री। तो 1948 में जयपुर अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना करने वाला व्यक्ति भी हीरालाल शास्त्री है। दोस्तों नेक्स्ट बात देखिएगा। नेक्स्ट बात आती है 30 मार्च 1949 जब अपना वृद्ध राजस्थान की स्थापना की गई एकीकरण के अंतर्गत। हम थोड़ी पिछली क्लास में हम पढ़े हैं कि वृद्ध राजस्थान, जैसे राजस्थान के एकीकरण के चरणों की बात करें तो पहला आपका मत्स्य संघ है, दूसरा आपका राजस्थान यूनियन यानी राजस्थान संघ है, तीसरा आपका संयुक्त राजस्थान है, चौथा आपका संयुक्त यानी वृद्ध राजस्थान है, पांचवा आपका संयुक्त वृद्ध राजस्थान है, छठा आपका राजस्थान है, सातवां जो चरण था वो था आधुनिक राजस्थान। तो चौथे चरण की जो स्थापना होती है, चौथा चरण 30 मार्च 1949। उस चौथे चरण के अंतर्गत आपको पता है कि हीरालाल शास्त्री को पहले क्या बनाया जाता है? वहां का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। बाद में उस पद को हटा करके हीरालाल शास्त्री को वहां का क्या बना दिया जाता है? मुख्यमंत्री। तो हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। अगर आपको पूछ ले कि राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री कौन है या पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन था या फिर मनोनीत मुख्यमंत्री कौन था, तो आपके अलग अलग क्वेश्चन होंगे। अगर कह रहा कि राजस्थान का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री कौन था तो हीरालाल शास्त्री, और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री था टीकाराम पालीवाल। जबकि निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री है जयनारायण व्यास। आपको अच्छे से याद होगा ये कि राजस्थान का पहला मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री और राजस्थान का पहला निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल। और टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। साथ ही साथ आपको यह याद रखना कि निर्वाचित और मनोनीत जो मुख्यमंत्री रहा एकमात्र जयनारायण व्यास रहे। साथ ही साथ आपको अच्छे से याद ये भी होगा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री निर्वाचित भी नहीं होता, ना मनोनीत होता। मुख्यमंत्री का पद वर्तमान में क्या होता है? नियुक्त होता है प्रधान यानी राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री पद के लिए नियुक्त करता है। क्या करता है? नियुक्त। ना मनोनीत होता ना निर्वाचित होता, वर्तमान में नियुक्त होता है। मनोनीत और निर्वाचित न होकर क्या होगा? नियुक्त होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। 7 अप्रैल 1949 से 5 जनवरी 1951 तक मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद 1957 से 62 तक सवाई माधोपुर के क्या रहे हैं? कांग्रेस से सांसद रहे हैं। इसके बाद देखिए संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य भी रहे हैं। राजस्थान में संविधान निर्मात्री सभा से 11 सदस्य गए थे। 11 सदस्यों में आपको नाम भी याद रखने, जैसे पहला जो सदस्य था भारत में निर्मात्री सभा पर अध्यक्ष साइन करने वाला राजस्थान के अगर से पहले कोई व्यक्ति था तो बलवंत राय मेहता था। मेवाड़ से था बलवंत राय मेहता और माणिक्यलाल वर्मा थे। जयपुर से अपने हीरालाल शास्त्री हैं। जयपुर से कौन है? हीरालाल शास्त्री। अजमेर मेरवाड़ा से थे उस समय मुकुट से बिहारी मुकुट सिंह। इस प्रकार से बहादुर सिंह आपके खेतड़ी से। तो 11 व्यक्तियों के नाम भी याद रखिएगा आप।
इनकी एक आत्मकथा थी प्रत्येक जीवन शास्त्र। काफी बार पेपर में पूछा गया कि प्रत्येक जीवन शास्त्र करती किसकी है। दोस्तों आत्मकथा है इनकी, क्या है, प्रत्येक जीवन शास्त्र। और इनका एक प्रसिद्ध गीत है परले प्रतीक्षा नमो नमः। क्या है, परले प्रतीक्षा नमो नमः। ये कौन सी इनका लोकप्रिय गीत पूछ लिया जाता है कि परले प्रतीक्षा नमो नमः गीत किसने लिखा, तो हीरालाल शास्त्री ने लिखा। हीरालाल शास्त्री की आत्मकथा का नाम क्या है, प्रत्येक जीवन शास्त्री। इनकी दो कृति और हैं, चेतसी भारत की नारी और कन्या की पुकार। क्या बताया, चेतसी भारत की नारी और कन्या की पुकार। दोस्तों अभी एक बात और कर लेते हैं, जीवन कुटीर। जीवन कुटीर, दोस्तों जीवन कुटीर एक वनस्थली गांव के अंतर्गत है। इनकी जो लड़की थी शांताबाई, उनको पढ़ाई से थोड़ा लगाव ठीक था। तब वो क्या करती थी, बालिकाओं को, महिलाओं को, यानी कुछ कुटीर बातें, कुटीर उद्योग वाली कुछ बातें सिखाती थी। और उसी के लिए क्या बना दिया गया, वनस्थली गांव निवाई टोंक में उन जीवन कुटीर की स्थापना की गई थी 1929 में। 1929 में कर दी गई। फिर में क्या होता है, 1935 को हीरालाल शास्त्री की पुत्री शांताबाई की मृत्यु हो जाती है। तो उसका नाम बदल के अपनी बेटी के नाम पर रख दिया जाता है शांताबाई शिक्षा कुटीर। अब शांताबाई शिक्षा कुटीर का नाम 1935 में बदला गया। और अगर पूछ लिया जाए शांताबाई शिक्षा कुटीर कहाँ पे है, तो आप कहोगे वनस्थली गांव, वनस्थली ग्राम निवाई टोंक में पड़ता है। अब वनस्थली बाद में क्या किया, इसको स्कूल बना दिया गया और वनस्थली विद्यापीठ के नाम से इसको दर्ज दिया गया 1943 में। वर्तमान में क्या हुआ कि इसी वनस्थली विद्यापीठ को 1983 ईस्वी को विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया, एक यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया। आज वनस्थली विद्यापीठ एक विश्वविद्यालय अर्थात यूनिवर्सिटी है, जिसको दर्जा दिया गया 1983 को। और कहते हैं कि हीरालाल शास्त्री की जब मृत्यु हो जाती है तो इसी वनस्थली गांव में उनका दाह संस्कार होता है, जहां पे उनकी समाधि स्थल बना हुआ है। क्या बना हुआ है, समाधि स्थल। तो दोस्तों इसी के साथ अपना हीरालाल शास्त्री का टॉपिक होता है समाप्त। बाकी मिलेंगे अपन कल ब्रेक के बाद।